लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या खास बातें होती हैं केमिकल रिएक्शन की, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे उसी के बेसिस पे, है ना। लास्ट टॉपिक जो हम लोग का था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, आज उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो शायद याद होगा यार, सबसे पहले हम लोग तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, या तो गैस इवॉल्व हो, या तो प्रेसिपिटेट बने, या तो स्टेट चेंज हो जाए, या तो कलर चेंज हो जाए, है ना, या तो टेम्परेचर चेंज हो जाए। तो सबसे पहला बेटा हम लोग को पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। कई सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं बेटा जो होने के बाद प्रोडक्ट में एक गैस इवॉल्व होता है, यानी गैस का फॉर्मेशन होता है ना। और अगर किसी प्रोसेस में गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस निकल रहा है, तो वो प्रोसेस श्योर है केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा, है ना। तो जैसे कि एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सिंपली एक लाइन याद रखना है यहाँ पे बेटा कि जब भी हम लोग एसिड का रिएक्शन कराएंगे, एसिड का रिएक्शन जब भी मेटल से होगा, ध्यान रखना जब भी मेटल से होगा, और ये मेटल ध्यान देना सारे मेटल्स नहीं, ये मेटल्स एक्टिव होने चाहिए। एक्टिव मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होते हैं, ये जब भी इस मेटल से रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है ना। सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। कौन सा एसिड यहाँ नहीं लेना है हम लोग को, नाइट्रिक एसिड हम लोग यहाँ नहीं लेंगे, है ना। क्यों नहीं लेंगे, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल याद रखेंगे हम लोग कि एसिड और मेटल रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। क्या सारे मेटल्स एसिड से रिएक्शन कर सकते हैं, तो आप कहेंगे ना, वही मेटल करेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज जो ये बताती है कि कौन सा मेटल ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा, कौन सा मेटल स्लोली रिएक्शन करेगा। तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज यहां लिख दे रहा हूं, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, है ना। फिर आगे आएंगे तो आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ आपको याद रखना है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मेटल की रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। टिन के बाद कौन आएगा यहाँ पे, आयरन, और आयरन से फिर हम नीचे चलते चले जाएंगे। तो ये होती है बेटा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। अब ध्यान देना, मैंने बोला क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स होंगे, है ना, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स होंगे, जैसे पोटेशियम हो गया यहाँ पे, है ना, सोडियम हो गया, बेरियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, आयरन, लेड, ये सभी क्या कर सकते हैं यार, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बड़े आसानी से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको याद रहेगा कि एसिड और मेटल जब भी रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका कि क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा। सबसे पहले मैं कॉमन सा एसिड ले रहा हूं यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना बेटा। तो एक चीज याद रखना कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो एक्वस स्टेट में होते हैं। एक्वस स्टेट, सॉलिड स्टेट आपने सुना होगा, लिक्विड स्टेट सुना है, गैस स्टेट सुना है। सॉलिड को रिएक्शन में एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस मींस सॉलिड। लिक्विड को किसी भी रिएक्शन में एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल मींस लिक्विड। गैस को रिएक्शन में जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी मींस गैस। और एक्वस क्या होता है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर। शायद आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। जब भी किसी सॉलिड या गैस को हम वाटर में ऐड करते हैं तो बनने वाले फेज को नाम देते हैं एक्वस स्टेट, है ना। और मेटल कोई भी ले लें, चलो मैं यहाँ पे मेटल ले रहा हूँ यार, सोडियम। पता ना ये सॉलिड मेटल होता है, सॉलिड फेज में होता है। जब भी ये HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, बन गया सॉल्ट। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 2। तो सबसे पहला रिएक्शन ये हो जाएगा, कि जब भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सोडियम का, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ओके, तो पता चल रहा है ना कि किसी भी प्रोसेस में अगर गैस इवॉल्व होगी तो रिएक्शन हो जाएगा, वो प्रोसेस रिएक्शन हो जाएगा।
एक और हम लोग देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही लेते हैं और इसका भी रिएक्शन कराएंगे अगर हम लोग कैल्शियम से। कैल्शियम भी मेटल होता है, रिएक्शन होगा तो कैल्शियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, जिसकी वजह से होगा क्या, कैल्शियम इस रिएक्शन में हाइड्रोजन को हटा देगा। हाइड्रोजन को हटाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा CaCl2, जिसको हम नाम देते हैं कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ पे जो गैस निकलेगी वो भी कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, है ना। तो बेटा इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है ना, और अगर किसी भी प्रोसेस में गैस इवॉल्व होती है तो प्रोसेस क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ओके, तो याद रहेगा ना ये। तो ये हम लोग का पहला यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे इसके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में। आइए देखते हैं कि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा यहाँ पे। चलो आइए देखते हैं कि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या होगा। हाँ, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग को पढ़ना है वो बेटा हम लोग का होता है, जैसा कि फिगर सामने आपके रखा हुआ है, चेंज इन कलर। कई सारे प्रोसेस में या कई सारे रिएक्शन में रिएक्टेंट का कलर कुछ और होता है और प्रोडक्ट का कलर कुछ और होता है। तो पहचानेंगे कैसे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कलर, या रिएक्टेंट का कलर अगर बदल जाएगा, प्रोडक्ट का कलर कुछ और हो जाएगा, तो ऐसे प्रोसेस को भी हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं इसको और क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में, चेंज इन कलर में। तो ये आपको ध्यान देना है, जैसे आप एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं, है ना, ये रेड कलर का एक सॉल्यूशन है, इसको हम लोग नाम देते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट। अब क्या होगा अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट को या पोटेशियम पर मैग्नेट में लेमन जूस ऐड कर दें। लेमन जूस, लेमन जूस का मतलब कौन सी एसिड होती है इसमें, सिट्रिक एसिड होती है ना। तो बीकर में वही दिखाया गया है कि जब भी सिट्रिक एसिड यानी लेमन जूस को हम ऐड करते हैं यहाँ पे, सिट्रिक एसिड या लेमन जूस को जब भी ऐड करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, तो उसका कलर क्या होता है, पूरी तरीके से देखिए, पहले पर्पल कलर का होता है पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, ध्यान देना, ये पिंक पर्पल कलर का होता है। चलो मैं पिंक लिख दे रहा हूँ। ये पिंक कलर का सोल्यूशन जैसे इसमें लेमन जूस या सिट्रिक एसिड ऐड किया गया है, आप देख रहे हो कि ये पर्पल कलर का या पिंक कलर का जो सोल्यूशन है डिसअपीयर हो गया है ना, जिससे प्रूव होता है कि ये भी प्रोसेस क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे। ये आप देख रहे हो कि ये सोल्यूशन ब्लू कलर का है, ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है इसको हम नाम देते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, है ना। अब इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में क्या होगा अगर लोहे की कांटी हम डिप कर दें आयरन में। आप देख रहे हो ना कि कॉपर सल्फेट, याद रखना, ब्लू कलर का एक सोल्यूशन होता है, क्रिस्टल होता है, इसको वाटर में ऐड करके एक्वस सोल्यूशन बना दिया गया है और इसमें एक लोहे की कांटी डिप कर दिया गया है। देख रहे हो ना, आयरन नेल, तो लोहे की कांटी मतलब हो गया आयरन नेल। इस आयरन नेल को डिप करने के बाद ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन आप देख रहे हो कि ग्रीन कलर का हो गया है ना, और ग्रीन कलर का सोल्यूशन किसका बनता है यहाँ पे, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट इसको बोलते हैं, फेरस सल्फेट, ठीक है ना। चलिए फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है। फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है ना, और कॉपर यहाँ अलग हो गया। अब बताओ हो क्या रहा है, रिएक्टेंट का कलर कुछ और था, ब्लू कलर में रिएक्टेंट था, लेकिन प्रोडक्ट किस कलर में कन्वर्ट हो गया है, ग्रीन। यानी ये भी प्रोसेस क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, चेंज इन कलर। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है। आप रिएक्शन यहाँ देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट किस कलर का होगा, यहाँ ब्लू, और फेरस सल्फेट किस कलर का होगा, ग्रीन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर कैसे रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होगा। मैंने आपको ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज दिखाया है ना, कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने किया था। तो बेटा अगर आप ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आयरन है ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर होता है। भाई सीरीज में जो ऊपर, उसकी रिएक्टिविटी यानी पावर उतनी ज्यादा है। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से ये कॉपर को हटाएगा और उसकी जगह आ जाएगा। तो देख रहा हूँ ना, Cu हट गया और उसकी जगह क्या आ गया, आयरन आ गया, Cu अलग हो गया। प्रोसेस क्या हो गया, ये केमिकल रिएक्शन हो गया। तो दो कैरेक्टर हम लोगों ने देखा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और दूसरा क्या देखा यहाँ पे, चेंज इन कलर। चलिए कुछ और भी यहाँ देखते हैं। तीसरा जो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है यहाँ पे चेंज इन स्टेट, है ना। तीसरा जो हम लोग को पढ़ना है
वो होता है चेंज इन स्टेट। चलिए, कई सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं बेटा जिसमें रिएक्टेंट का स्टेट कुछ और होता है, प्रोडक्ट का स्टेट कुछ और बदल जाता है, और अगर ऐसा भी होता है तो उस प्रोसेस को भी हम नाम दे सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। जैसे चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है कि एक सॉलिड रिएक्टेंट है, ये या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है या तो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, या एक लिक्विड रिएक्टेंट है, ये या तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है या तो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, या एक गैसियस रिएक्टेंट है, ये सॉलिड या लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि स्टेट इसका बदल रहा है, और स्टेट बदलेगा तो चेंज इन स्टेट होगा, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम दे देंगे, केमिकल रिएक्शन नाम दे देंगे। चलिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, है ना। वो सिंपल सा एग्जांपल क्या है यार, एक काम करते हैं, यहाँ पे कैंडल ले लेते हैं। कैंडल, पता है कैंडल किसका बनता है, वैक्स का बनता है। वैक्स पता होना चाहिए कि आपको ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जो हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन हो गया, उससे मिलकर बनने वाले कंपाउंड को बोलते हैं वैक्स। और उस कैंडल को जब हम बर्न कराते हैं बेटा, तो बर्न कौन सी गैस के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन, क्लियर है, O2 फॉर्मूला होता है। अच्छा ये बताओ, ये जो कैंडल है इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, यहाँ पे कैंडल का फिजिकल स्टेट क्या होगा, यहाँ पे कैंडल का फिजिकल स्टेट क्या होगा, ये सॉलिड होता है ना, ये सॉलिड फेस में होता है। लेकिन यार जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न करता है तो आपको पता होगा कैंडल का कुछ पार्ट मेल्ट हो जाता है और वैक्स कुछ पार्ट वैक्स बच जाता है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ये तो गैस हो गया, है ना, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। अब देखो हो गया है, कैंडल तो हमने लिया था सॉलिड, है ना, एक मिनट, कैंडल तो लिया था बेटा सॉलिड, ये सॉलिड जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में और लिक्विड में। बताओ सॉलिड अगर गैस या लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो चेंज इन स्टेट होगा ना, और अगर चेंज इन स्टेट है तो वो प्रोसेस क्या कहला जाएगा, केमिकल रिएक्शन। ओके, तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ कंप्लीट हो गया, चेंज इन स्टेट। चलिए आइए आते हैं चौथे पे। चौथा का हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रोसेस, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो सबसे बड़ा जो सवाल आपके माइंड में उठ रहा होगा कि सर ये प्रेसिपिटेट क्या होता है ना, प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो प्रेसिपिटेट समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, खैर वो प्रेसिपिटेट होता नहीं, लेकिन आप समझना कि यार मिल्क से कर्ड हम कन्वर्ट करते हैं, तो पता है ना कि उसका जो सॉलिड पार्ट होता है वो नीचे सेटल डाउन होता है, और लिक्विड पोर्शन कुछ लिक्विड होता है कर्ड में जो ऊपर फ्लोट करता है ना। जो नीचे सेटल डाउन होता है वो सॉलिड होता है और ऊपर लिक्विड होता है। तो होता क्या है, ऐसे रिएक्शन में भी होता है, कई सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एक रिएक्टेंट पूरी तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, और अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो ये सॉलिड फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाता है, यानी सॉलिड रह जाता है, और ये सॉलिड उस रिएक्शन में नीचे जाके बैठ जाता है, जैसे दही का कुछ पार्ट हो गया, और इसी को हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेट, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट होता क्या है, इनसॉल्युबल रिएक्टेंट, है ना, इनसॉल्युबल रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन में मिलता है उसको हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेट। तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं प्रेसिपिटेट का। क्या होता है, द इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के एंड में बच जाता है, द इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस ध्यान देना सॉलिड होता है which left in a chemical reaction, which left in a chemical reaction, इसी को हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेट। ओके, तो दो चीजें आपको स्पेशली ध्यान देनी है यहाँ पे, पहला ये क्या होता है, सॉलिड होता है, दूसरा ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, और तीसरा रिएक्शन के एंड में ये लेफ्ट होता है। लेफ्ट का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि सेटल डाउन हो जाता है, जाके नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन। ओके, चलिए सर कैसे एग्जांपल कोई होगा, तो यार कर्ड में जो सॉलिड पोर्शन होता है आप उसको मान सकते हो कि प्रेसिपिटेट है, और जो लिक्विड पोर्शन है वो ऊपर फ्लोट करता है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल देखते हैं इसका भी। एग्जांपल,
सबसे कॉमन सा एग्जांपल है यहाँ पे लेड नाइट्रेट हम लोग ले लेते हैं। अगर लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन हो गया ये, इसको हम लोग नाम देते हैं लेड नाइट्रेट। इस लेड नाइट्रेट का रिएक्शन अगर हम लोग करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड से और इसका भी एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसको नाम देते हैं पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या होगा, जल्दी से रिएक्टिविटी सीरीज पे आएगा। सारी सॉल्यूशन का एक ही, जितने भी प्रॉब्लम्स है सबका एक ही सॉल्यूशन है, रिएक्टिविटी सीरीज। आप शायद देख रहे हो कि पोटेशियम यहाँ पे मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू लेड। पोटेशियम की रिएक्टिविटी क्या है यहाँ पे, लेड से ज्यादा है ना। तो पोटेशियम क्या करेगा, इस रिएक्शन में से लेड को हटाएगा और उसकी जगह चला जाएगा, और लेड कहाँ चला जाएगा, पोटेशियम की जगह चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है लेड आयोडीन के साथ आएगा और ये बनाएगा PbI2 सॉलिड। मैंने क्या बोला था कि प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड फॉर्म पे होता है ना। तो यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है प्रेसिपिटेट मिल रहा है, और लेड आयोडाइड जो प्रेसिपिटेट होता है ये येलो कलर का होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक। और ये येलो प्रेसिपिटेट किसका मिलता है, लेड आयोडाइड का, लेड आयोडाइड का, ओके ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है रिएक्शन का, बेटा क्या केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है, चलो ध्यान देते हैं कि क्या एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मिलेगा कि और भी यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स मिल सकते हैं किसी भी रिएक्शन में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट एक्वस स्टेट में, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस स्टेट में, प्रोडक्ट में एक्वस, लेकिन एक प्रोडक्ट हो गया सॉलिड, यानी यहाँ पे केवल फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, चेंज इन स्टेट भी ऑब्जर्व हो रहा है हमें। कई सारे रिएक्शन होते हैं जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसमें केवल एक ही कैरेक्टर नहीं शो होता है, मोर देन वन कैरेक्टर भी शो होता है, यानी यहाँ पे चेंज इन स्टेट शो हो रहा है। दूसरा, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस होता है, लेकिन यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, यानी चेंज इन कलर भी ऑब्जर्व हो रहा है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया। तीसरा जो आपके सामने है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी यहाँ पे इस रिएक्शन में एक नहीं, दो नहीं, तीन कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहे हैं, है ना, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, तो ये कुछ हो जाएगा यहाँ पे रिएक्शन का। ओके, आप इसको ध्यान देंगे। चलिए आइए लास्ट देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं यार, व्हाट इज लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने हो गए यहाँ पे, 4 हो गए थे ना। चलो आई थिंक ये 5 लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर। एक मिनट, काफी एक मिनट, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज। भाई टेम्परेचर चेंज होगा इसका मतलब क्या है, या तो टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन का इंक्रीज होगा या तो किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यानी कई सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पे हीट निकल जाती है ना, हीट निकलेगी यानी हीट का क्या होगा, इवॉल्व होगा। हीट इवॉल्व या तो हीट एब्जॉर्ब होगी, दो ऑप्शन है आपके पास, हीट इवॉल्व होगी या तो हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर किसी भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी तो उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर किसी भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी तो ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद रहेगा, टेम्परेचर चेंजिंग के अकॉर्डिंग रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, है ना। पहला होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा हो गया यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो इन दोनों को भी पढ़ना हमें। तो इतना आज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे, एंडोथर्मिक देखेंगे, और बाकी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसको देखेंगे। ये मैं इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोग को टाइप ऑफ रिएक्शन में इसको इंक्लूड कर लेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो बाय।